everyone, welcome back to my channel. We are currently doing microeconomics. So microeconomics हम CUET के लिए कर रहे हैं. जैसे कि हम जानते हैं CUET में अब full microeconomics का कोर्स आएगा. So what we are doing is हम microeconomics का एक टॉपिक लेते हैं. हम पहले NCERT रीड करते हैं उस टॉपिक को, मतलब NCERT से रीड करते हैं उस टॉपिक को, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वही टॉपिक अपने स्टाइल में समझते हैं. क्योंकि NCERT में हो सकता है माइक्रोइकोनॉमिक्स में कुछ चीजें मिसिंग है, तो वो चीजें हम खुद समझने की कोशिश करते हैं. इसी तरह हम अपना एक टॉपिक खत्म करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. पहले एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और उसके बाद हम उस टॉपिक को आगे खत्म करते हैं. सो अभी तक हमने एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो स्टार्ट करा था एंड हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था. तो अब हमारा काम है, आज का जो काम है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करना. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में भी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जब होता है तो यूटिलिटी एनालिसिस दो तरीके का होता है. उसमें कौन से दो तरीके होते हैं? बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूं यूटिलिटी, तो दो तरीके की यूटिलिटी एनालिसिस होता है, कार्डिनल, ठीक है, एंड ऑर्डिनल. अगर मेरे को और ब्रेक करना हो, कार्डिनल मतलब नंबर गेम, सारा नंबर का गेम है, एंड ऑर्डिनल मतलब प्रेफरेंस का खेल है, किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो. तो आज हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करने वाले हैं. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मतलब एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, अपनी ऑर्डर, रैंकिंग ऑर्डर देना कि यार मुझे पिज्जा, मोमोज और बर्गर में से ज्यादा पसंद क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे प्रेफरेंस देना और उसको एक ऑर्डर में रैंक करना. इसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Cardinal utility analysis is simple to understand but suffers from a major drawback in the form of quantification. क्योंकि अब अगर मुझे ये ये फोन है, ये मुझे कितनी यूटिलिटी दे रहा है, तो मुझे नंबर से डिफाइन करना पड़ेगा, यानी मुझे क्वांटिफाई करना पड़ेगा. तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है, मुझे नहीं पता है मुझे 100 यूटिल दे रहा है या मुझे ये 10 यूटिल दे रहा है. ठीक है, तो ऐसे नंबर असाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी. तो ये एक सेटबैक होता है कार्डिनल यूटिलिटी में. तो रियल लाइफ में क्या काम करता है, मैं बोलूंगी यार मुझसे ये पूछ लेना मुझे फोन ज्यादा पसंद है या मुझे ये हेडफोन ज्यादा पसंद है, मतलब आई कैन रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, स्टिल आई कैन रैंक, लेकिन वो नंबर देना बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. नाउ in real life we never express utility in the form of numbers. That's very true. At the most, we can rank various alternative combinations in the terms of having more or less utility. कि यार ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, ये चीज मुझे कम अच्छी लगती है. तो आप एक ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है. In other words, the consumer does not measure utility in numbers, though she often ranks various consumption bundles. This forms the starting point of this topic, ordinal utility analysis. Ordinal utility एक order में rank करना. The consumer preference over the set of available bundles can often be represented diagrammatically. तो उसकी प्रेफरेंस वो बोल रहा है कि अगर दो बंडल है, अब आपको कंज्यूमर बन जाना है और आप कोई भी दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, एंड वो जो दो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, अब आपको ये देखना है कि वो दो गुड के कॉम्बिनेशन, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था, तब आप प्रोड्यूसर थे, आप कोई भी दो गुड प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनके कॉम्बिनेशन आप प्लॉट कर सकते थे, ग्राफ आता था, उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं. इसी तरह से अब हम जो कंज्यूमर हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, मैं दो गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ, या तो मैं चॉकलेट कंज्यूम कर रही हूँ या मैं आइसक्रीम कंज्यूम कर रही हूँ, ये दो ही चीजें ले रही हूँ, एंड मुझे थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ी सी आइसक्रीम दोनों ही पसंद है खाना. तो मेरे कुछ कॉम्बिनेशन है कि हो सकता है दो आइसक्रीम एंड तीन चॉकलेट, या फिर हो सकता है दो आइसक्रीम और तीन चॉकलेट मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन देती है वो सेम सेटिस्फैक्शन मुझे वन चॉकलेट एंड फोर आइसक्रीम से मिलती है. सो मेरे कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं एज अ कंज्यूमर, या आपके भी होंगे, कि मेरे एक हाथ में सपोजिटली 10 टॉफी हैं और एक हाथ में 2 चॉकलेट्स हैं. तो मैं क्या करूंगी, मेरे लिए वो कंजम्पशन, मेरे लिए वो बंडल मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है. पर अगर आप बोलो कोई दूसरा बंडल, तो अगर मैं टॉफी दूंगी तो मुझे चॉकलेट ज्यादा चाहिए, बराबरी चाहिए मुझे, कुछ एक कम के बदले दूसरी चीज ज्यादा, ताकि मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे. और यही जब हम कंज्यूमर की जो कॉम्बिनेशन है गुड्स के, जो वो कंज्यूम कर रहा है, जो वो उसे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, जब हम इसको कर्व पे उतारते हैं, जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व. नाम में ही मीनिंग रखा है इनडिफरेंस कर्व. कहते हैं ना हम कभी कभी, यार मैं इंडिफरेंट हूँ, ये दे दे ये दे दे, मैं इंडिफरेंट हूँ. इंडिफरेंट मतलब दोनों ही चीजें मुझे सेम यूटिलिटी देती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती हैं. तो या तो तुम मुझे दो चॉकलेट दे दो या तुम मुझे तीन टॉफी दे दो, सारी चीज मुझे सेम सेटिस्फैक्शन देती है. तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं कंज्यूमर के, जो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, उसको हम इनडिफरेंस कर्व कहते हैं. इनडिफरेंस कर्व क्यों? क्योंकि उस कर्व पे जितने भी पॉइंट है, कंज्यूमर उन कॉम्बिनेशंस में इनडिफरेंट है, यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है. राइट, अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं.
A consumer preference over the set of available bundles can often be represented diagrammatically. We have already seen that the bundles available to the consumer can be plotted as points in two-dimensional diagram. The points representing bundle which give consumer equal utility can generally be joined, obtain a curve like this one, ये वाला curve basically, कि ये जो combination है, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर उन्होंने गुड बोला है, यहाँ बनाना बोला है, यहाँ मैंगो बोला है, तो 12 ये जो 15 मैंगोज हैं और 1 बनाना, ये भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देता है। या फिर अगर वो अपना बनाना बढ़ाने जाएगा या उसके मैंगो कम होंगे तो वो कहेगा एक बनाना और दो, तो ये भी उसको सेम सेटिस्फैक्शन देता है। तो इस कर्व पे जितने भी पॉइंट हैं वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। इस वजह से इस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन प्लॉट करते ही हमें मिलता है इंडिफरेंस कर्व, right? Such a curve joining all points, okay, highlight this, such a curve joining all points representing bundle among which the consumer is indifferent is called indifference curve, okay? All points such as A, B, C, D lying on an indifference curve provide consumer with the same level of satisfaction. क्या मतलब है मेरा, मतलब आपको पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है, जो भी चीज पसंद है, तो पिज्जा आपको बहुत भूख लग रही है, आपके हाथ में पिज्जा का एक स्लाइस, पिज्जा के 2 स्लाइस हैं और एक बर्गर है, आप कह रहे हो हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने कहा नहीं पिज्जा एक दे दो, तो आप कहोगे यार फिर मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी ना। तो अगर आप मुझसे एक स्लाइस पिज्जा का ले रहे हो मैम, तो आप मुझे एक और बर्गर दो, तो मेरी सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी। तो वो जो कॉम्बिनेशन है आपके गुड्स के जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, उनको जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है इंडिफरेंस कर्व। It is clear that when consumer gets one more banana, as he has to forego some mangoes, so that her total utility level remains the same and she remains on the same indifference curve. अगर आप मुझसे कुछ ले रहे हो तो मेरी सेटिस्फैक्शन कम कर रहे हो, तो कुछ ले रहे हो उसके बदले कुछ दो ताकि मैं सेम कर्व पे रहूं, ताकि मेरी टोटल यूटिलिटी सेम रहे, मेरी यूटिलिटी कम ना हो, ठीक है। देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये देख लो, ये प्लीज हाईलाइट कर लो। एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसके साथ साथ द अमाउंट ऑफ मैंगोज दैट अ कंज्यूमर हैज टू फोरगो इन ऑर्डर टू गेट एन एडिशनल बनाना, her total utility level remains the same, is called marginal rate of substitution. कैसे कैसे 15 मैंगोज हैं, एक हाथ में 15 मैंगोज हैं, एक में सिर्फ 1 बनाना है, तो आपने कहा कि अगर मतलब आप, मैंने आपसे थोड़े से मैंगो ले लिए, 15 में से मैंने 3 मैंगो ले लिए, आपने कहा मैम मेरी सेटिस्फैक्शन कम कर रहे हो आप मेरे से कुछ लेके, इसके बदले मुझे बनाना दो। तो मैंने 3 मैंगो लिए और आपने 3 मैंगो के बदले एक बनाना लिया, तो एक बनाना लेने के लिए आपने कितना सैक्रिफाइस किया मैंगो, आपने 3 मैंगो सैक्रिफाइस करे। इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, की एक और यूनिट ऑफ बनाना लेने के लिए आप कितना सब्सटीट्यूट करने को तैयार हो, कितने मैंगो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। एंड इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक और चीज बता दूं आप लोगों को, कि धीरे 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 ना, जैसे आपके हाथ में 15 मैंगोस थे, 3 मैंगो लिए मैंने, उसके बदले एक बनाना लिया, फिर मैंने क्या किया, फिर आपने कहा कि मैम अब तो मतलब थोड़ा कम हो गया, मेरे को एक और बनाना चाहिए। मैं कहा ठीक है लाओ मैंगो, तो सेटिस्फैक्शन सेम करो, दोनों हाथ में बराबरी करो। पर ना अब क्या हुआ, क्योंकि आपके पास जो मैंगोज हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो धीरे 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 आप कम कम मैंगो देना चाहोगे। पहले इनिशियली बहुत सारे थे तो आपने कहा ले लो 3, पर अब आप 3 नहीं देना चाहोगे, अब कहोगे मैम मैं एक ही दूंगा या 2 दूंगा, 3 नहीं दूंगा, राइट? तो marginal rate of substitution is simply underline, sorry, highlight. Marginal rate of substitution is simply the rate at which consumer will substitute banana for mango as the total utility remains constant. फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि किसी भी चीज का स्लोप निकालना होता है, इनडिफरेंस कर्व ऐसा बन रहा है, इसका स्लोप जो है उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस पे जो होता है अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे जो भी है उसका एक यूनिट लेने के लिए आप कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, तो यानी एक बनाना लेने के लिए कितने मैंगो देने को तैयार हो। One can notice that as we increase the quantity of banana, the quantity of mango sacrificed for each banana declines. In other word, marginal rate of substitution जो होता है वो diminish होता है, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये आपका जो फुट नोट में लिखा है, तो ना वैसे वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। रेशियो देखो सब्सटीट्यूशन का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। पहले आपके हाथ में 15 मैंगो थे
और एक ही बनाना था। आपने कहा मुझे एक और बनाना चाहिए, एक और बनाना के लिए मेरे हाथ में इतने सारे मैंगोज हैं, 3 दे भी दूंगा क्या जाएगा। तो पहले सैक्रिफाइस किए 3 मैंगोज एक बनाना के लिए, रेशियो है MRS 3:1, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। ठीक है, सैक्रिफाइस इज टू गेन, सैक्रिफाइस कितना है 3 मैंगो का, गेन क्या है एक बनाना का। पर अभी भी वो है ना, ग्रीड नहीं गई, क्योंकि बनाना तो 2 ही दिख रहे हैं हाथ में, 2 बनाना है हाथ में, मैंगोस तो अभी भी 12 दिख रहे हैं। आपने कहा अरे एक और बनाना के लिए मैं दे दूंगा मैंगो, लेकिन पहले 3 दे दिए, अब 3 नहीं दोगे, अब बोलोगे अब मैं 2 ही दूंगा। तो एक और बनाना के लिए अब आपने 2 मैंगो दिए, तो आपका डिक्लाइन हुआ, अब आप कम देने को तैयार हो। अब आपको दिखा कि 10 मैंगो बचे, 3 बनाना हो गए, एक और बनाना दूंगा, लेकिन इसके बदले मैंगो नहीं दूंगा ज्यादा, अब तो मैं एक ही दूंगा। तो आपने 1:1 हो गया रेशियो, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश हो रहा है। एक और बनाना लेने के लिए हर बारी आपने पहले, क्योंकि बहुत सारे दिख रहे थे ना हाथ में 15 मैंगोज, तो आपने कहा ले लो 3 ले लो, मेरा क्या जाएगा, मेरे पास अभी भी 12 बचेंगे। पर जब देखा 12 हो गए, आपने कहा 3 तो नहीं दूंगा, 2 ले लो। आपने कहा अभी भी 10 होंगे मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा नहीं यार अब तो कम रह गए, अभी तो 15 थे, अब कहाँ 10 हो गए मेरे पास, और बनाना तो 2 ही आया हाथ में, तो अब एक और बनाना लूंगा तो एक ही मैंगो दूंगा। धीरे धीरे दे रहे हो ना, पहले जब बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी पड़ी होती है, आप कहते हो ले लो, जब दिखता है वो कम हो गई है, अब आप कम कम देने को तैयार हो। ये कंज्यूमर माइंडसेट है, ये लाइफ में भी माइंडसेट है। अगर आप इसे इकोनॉमिक्स से हट के लगाना चाहो, आप वो भी लगा सकते हो, ये इन जनरल लाइफ में भी है। जब आपके पास कुछ बहुत सारा होता है तो आपको देते हुए उतना नहीं दुखता, लेकिन वही जब आपके पास कम होता है तो आप हर चीज सोच समझ के करते हो। राइट, दिस इवन अप्लाइज टू द इनकम ग्रुप। जब आपकी इनकम बहुत बढ़ने लगती है तो आप फिर भी एक बार स्पेंडिंग से पहले उतना नहीं सोचते, बट जब आपकी इनकम कम होती है तो आप एक एक रुपया खर्चते हुए बहुत सोचते हो। सो विच इज योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉन्सेप्ट थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना फॉल्स। इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक बनाना, जब पहले तो सिर्फ एक ही बनाना था, तो एक और बनाना लोगे, जैसे मैंने पिज्जा के स्लाइस में बोला था कि जब भूख लगी है और पहला स्लाइस मिला है तो उससे बहुत यूटिलिटी मिली, सेकंड वाले से उतनी नहीं मिली, थर्ड वाले से उतनी नहीं मिली। तो जैसे जैसे बनाना इंक्रीज होता जा रहा है, बनाना और ज्यादा कंज्यूम करते जा रहे हो, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक इंडिविजुअल बनाना जो आ रहा है उससे जो मिल रही है वो डिक्लाइन हो रही है। और क्योंकि मैंगो कम हो रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपको कीमत पता लग रही है कि शिट मेरे मैंगो कम हो गए। तो अब ये हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग है। Since with the fall in quantity of mangoes, the marginal utility derived from mango increases. So with increase in number of bananas, the consumer will feel inclination to sacrifice small and smaller amounts of mangoes. Example से समझ आ गई क्या हो रहा है? कनेक्ट कर लो इसे पिछले चैप्टर से। This tendency for MRS to fall with increase in quantity of banana is known as law of diminishing marginal rate of substitution. This can be seen in the figure 2.3 also. Figure 2.3 का है, figure 2.3 ये रही। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, आपको ये बता रहे हैं वो कि आपका स्लोप, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी पिछली क्लास में कि जब आप पीपीएफ बनाते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसकी शेप क्या होती है, उसकी शेप होती है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, करेक्ट, इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अब आप इनडिफरेंस कर्व बना रहे हो। इनडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स शेप का मतलब है जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यानी आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, जिस रेट पे आप सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, तो आप सैक्रिफाइस बार बार, मतलब एक और एडिशनल यूनिट के लिए बनाना के लिए आप कम कम सैक्रिफाइस करोगे, पहले कर दोगे फिर उससे कम फिर उससे कम, तो स्लोप डिक्रीजिंग है, इस वजह से इसकी जो शेप है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, सो गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द कंज्यूमर सैक्रिफाइसेस 3 मैंगो फॉर बनाना, ये तो हमने देख लिया फिगर में भी और टेबल में भी। Shape of an indifference curve, it may be mentioned that law of diminishing marginal rate of substitution causes indifference curve to be convex to the origin. इसका मतलब है कि कॉमन शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसको तो हाईलाइट भी कर लो कि जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स होती है। बट इन केस ऑफ गुड्स बीइंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डज नॉट डिमिनिश। अगर गुड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे चाय और कोक, या पेप्सी, सॉरी पेप्सी एंड कोक।
सो पेप्सी एंड कोक परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, मतलब अगर आपको एक नहीं मिल रहा तो दूसरा ले लोगे, एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। तो एक पेप्सी के लिए आप एक कोक दोगे हर बार, एक और पेप्सी के लिए आप 3 कोक नहीं दे दोगे, क्योंकि परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं। तो हमेशा 1:1 का रेशियो रहेगा, एक सैक्रिफाइस के लिए एक गेन। और जब ऐसा होगा तो डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन कब बनता है, स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब जो चेंज हो रहा है वाई एक्सिस में और जो चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस में वो सेम है, 1:1 का रेशियो चल रहा है बार बार, ठीक है। सो दैट इज इट। Here the consumer is indifferent for all these combination as long as total 5 rupees coin and 5 rupee note remain the same. Okay, for consumer it hardly matters whether she gets 5 rupee coin or 5 rupee note. 5 rupee coin and note परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, कॉइन सिक्का दे दो नोट दे दो, 5 रुपए ही है, तो 5 रुपए का कॉइन दूंगी आपको तो 5 रुपए का नोट चाहिए, हो गए ना परफेक्ट सब्सटीट्यूट, ठीक है। फॉर द कंज्यूमर इट हार्डली मैटर्स, या so irrespective, this is a very good example by the way, and please highlight this one. Okay, so irrespective of how many rupee note she has, the consumer will sacrifice only one 5 rupee coin for a 5 rupee note. So these commodities are perfect substitute for consumer, and indifference curve depicting these will be straight line. Okay, so in the figure 2.4, it can be seen consumer sacrifices same number of rupee coin each time as he has additional 5 rupee. Same perfect substitute रहता है. तो perfect substitute में indifference curve क्या बनता है, straight line. स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, क्योंकि चेंज इन वाई एक्सिस चेंज इन एक्स एक्सिस हमेशा सेम है, एक 5 रुपी नोट लोगे तो एक 5 रुपी नोट कॉइन दूंगी, ठीक है। अब पढ़ लो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको तो पूरे को हाईलाइट कर लो। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा प्रेफर करता है, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर अज्यूम टू बी सच बिटवीन टू बंडल्स। अगर उसके पास एक बंडल है जहाँ पे एक बनाना और 2 मैंगोज है, और दूसरा बंडल है कि उसके पास 2 बनाना और 1 मैंगो है, या दो बनाना और 3 मैंगो है, ठीक है। इसमें से कंज्यूमर हमेशा क्या प्रेफर करेगा, कंज्यूमर की अपनी खुद की प्रेफरेंस किस चीज में होगी, कंज्यूमर चाहेगा ना यहाँ एक बनाना और 2 मैंगो है, दूसरे में दोनों ज्यादा मिल रहे हैं, तो कंज्यूमर हमेशा ज्यादा प्रेफर करेगा ना। तो इफ x1 x2 हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड, अब आपको एटलीस्ट वन गुड देखना है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आपके पास मैं आपको बता रही हूँ कि एक कॉम्बिनेशन है, आपके पास एक बनाना है 2 मैंगोज हैं, ठीक है। अब आपके पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हो सकती है एक बनाना और 3 मैंगो, एक हो सकती है 2 बनाना 2 मैंगो, एक हो सकती है 2 बनाना 3 मैंगो। तीनों ही कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ए है और ये कॉम्बिनेशन बी सी डी है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ कंज्यूमर ए के बदले कौन सा प्रेफर करेगा, बी सी डी या तीनों। आप अगर कंज्यूमर हो, आपके पास एक बनाना 2 मैंगो है, एक पिज्जा 2 बर्गर है, तो अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है जहां पे एक पिज्जा और बर्गर 2 से 3 हो गए, तो भी आपका फायदे का सौदा है, ठीक है। चाहे पिज्जा आपका सेम रहा, रुको कलर चेंज करूंगा पहले, चाहे पिज्जा आपका एक है यहाँ तो यहाँ पे भी एक रहा, पर बर्गर तो एक और मिल गया, तो ये भी प्रेफर करोगे, बी प्रेफर्ड ओवर ए। फिर इसी तरह से जो सेकंड कॉम्बिनेशन है जो सी है, उसमें बर्गर तो 2 ही हैं पर पिज्जा एक और बढ़ गया, तो आप सी भी प्रेफर करोगे ए के मुकाबले। और जो तीसरा कॉम्बिनेशन है डी, उसमें तो दोनों ही बढ़ गए, तो डी भी प्रेफर करोगे ए के मुकाबले। तो इसका मतलब है आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, कमेंट में लिखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस ऐसे होती है कि अगर एक कॉम्बिनेशन में ज्यादा, एटलीस्ट एक गुड भी ज्यादा है, या एटलीस्ट एक स्लाइस ऑफ पिज्जा ज्यादा है, या एटलीस्ट एक बर्गर ज्यादा है, या दोनों ज्यादा है, तो कंज्यूमर हमेशा वो प्रेफर करेगा, ठीक है। सो देन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस x1 ज्यादा वाला बंडल, एंड प्रेफरेंसेस इस तरह की कहलाई जाती है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इनने अंडरलाइन किया था, इसे क्या हुआ, हाईलाइट सॉरी, ठीक है। सो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या होती है, मोनोटोनिक, ये मतलब होता है, ये x1 x2 में मत देखो, एग्जांपल से देखो। आर वी क्लियर, मोनोटोनिक प्रेफरेंस अगर क्लियर है तो कमेंट में लिख दो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ताकि आई नो कि क्लियर है। दैट्स योर पार्ट ऑफ गिव अवे आल्सो गाइस। So the giveaway for those of you who are new on this channel,
there's a giveaway going on for CUET 2025. I have my paid course which is starting from 31st March, एंड उसमें हम पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, सारे और कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे, सारे डाउट वन ऑन वन आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करेंगे. सो दैट्स गोइंग टू बी अ पेड कोर्स. बट यहाँ पे 25 मार्च तक आई एम होस्टिंग अ गिव अवे, जिसमें आप लोग रोज मेरी जो 6 PM वीडियोस आती हैं उसमें मैं बीच बीच में कुछ पूछती रहती हूँ, तो आप लोगों में से कमेंट्स में जो जितना एक्टिव होगा उनमें से 3 विनर आइडेंटिफाई होंगे. सो देर आर लॉट मेनी पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस यू नो कॉन्टेस्ट. एंड मुझे नाम भी याद है, कई कई बच्चों के मुझे नाम याद है. ठीक है, लकी सिंह हो गया, लकी हो गया, देन समर हो गया, एंड नीरजा एंड रिद्धि. सो TBH के ID से है, एंड हर्षित. सो देर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गिव अवे, and I would really want best 3 students to get this giveaway. I mean, you all are best, बट आप में से जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, जो बहुत एक्टिवली रौनक रौनक बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पूरे कॉन्टेस्ट में. सो आई वुड रियली यू नो want the best three, मतलब जो the most participating 3 students. So best तो तुम सभी हो, but let's see who wins it. Now let's read indifference map. Indifference map क्या होता है? Indifference map होता है consumer की preference over all bundles can be represented by family of indifference curve. ठीक है, family यानी इसको कहते हैं indifference. This is called indifference map. All points on an indifference curve represent bundle which are considered indifferent by the consumer. Monotonicity of preference imply that between two indifference curve. इसको छोड़ दो, बस हाईलाइट करके रखो, मीनिंग मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल से. ठीक है, इस पे कॉम्बिनेशन पे ये जो है आपका, इसको ये इंडिफरेंस फैमिली है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो. ठीक है, अब ए इंडिफरेंस कर्व सबसे नीचे है. ए इंडिफरेंस कर्व पे दिखाते हैं अलग अलग बंडल जो सपोजिटली कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी देते हैं. सपोजिटली एग्जाम्पल 10 देते हैं. फिर ये बी दिखाता है सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देते हैं 20, और ये देता है 30. क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटॉनिक है, मतलब कंज्यूमर हमेशा ज्यादा प्रेफर करता है, ज्यादा गुड किसी भी चीज का आपको मैं ज्यादा दे दूं. अगर मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, 10 क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर मैं आपको 15 कराऊंगी तो आप प्रेफर करोगे ना कि मैम 10 के बदले 15 कराओ. अगर मैं 15 कराऊंगी तो आप प्रेफर करोगे ना मैम 15 के बदले 20 कराओ. तो ऐसे ही आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, मोनोटॉनिक है. तो अब मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से आप क्या चाहोगे कि हमेशा आप ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर हो जो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता हो. जब आपके सारे तरह के इंडिफरेंस कर्व एक जगह आ जाएंगे उसको इंडिफरेंस फैमिली कहेंगे या मैप कहेंगे. ठीक है, इतनी बात है बस. अब फीचर्स कर लेते हैं. फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स पे पास्ट ईयर में बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो डू रीड द फीचर्स केयरफुली. सबसे पहला फीचर है इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लाइन उठ के आ जाती है सीधी सीधी. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट, जिसका मतलब है in order to have more of banana the consumer has to forego mangoes. If a consumer does not forego some mango with an increase in number of banana, it will mean consumer having more of banana with same number of mango, taking her to higher indifference curve. Thus, as long as consumer is on the same indifference curve, the increase in banana must be compensated by fall in quantity of mango. इसका मतलब है सबसे पहले कि अगर आप ये डायग्राम देखो ध्यान से जो आपकी स्क्रीन पर है, ग्राफ है, तो ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो इसका मतलब आपको एक और यूनिट ये लेने के लिए ये आपको माइनस कुछ देना पड़ेगा, एक और बनाना के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो इसीलिए आपका जो कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ. सेकंड सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि द हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी. देखा ना हमने इंडिफरेंस मैप देखा था अभी मैंने जब दिखाया इंडिफरेंस मैप पे क्या था. इंडिफरेंस मैप पे रुको, तुम लोगों को अलग अलग कलर्स के साथ ही दिखाती हूँ. ओ गॉड, कलर्स कहाँ गए, गिव मी अ मिनट. ओके होल्ड ऑन गाइस, गिव मी अ मोमेंट. या I think now it's fine. There's something has happened, which is why I can't see the panel from which I changed the colors and all. Just a moment.
चलो आई फिगर आउट लेटर ऑन, अभी करते हैं. सो ये आपका इंडिफरेंस मैप है, ए कर्व है, फिर ये बी है, ये सी है. तो हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा. सो एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज पॉजिटिव, an individual will always prefer more of that commodity, and more of that commodity will increase level of satisfaction. ठीक है. सो हर बार आप मोर ऑफ सम क्वांटिटी प्रेफर करोगे. जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल में भी दे रहा है कि बनाना है और मैंगो है. सपोजिटली मैंगो आप सेम भी रखते हो 15, पर उसके मुकाबले अगर इस कर्व पे आपको एक बनाना मिल रहा है, तो आप इस कर्व पे आपको चाहे मैंगो सेम मिल रहे हैं 15, पर बनाना तो इंक्रीज हो गया ना, 2 बनाना मिल रहे हैं. पर आप 2 के बदले अगर आपको 3 मिल जाते हैं, तो आप प्रेफर क्या करोगे? आप तो हमेशा 3 प्रेफर करोगे. तो आप हमेशा ज्यादा ज्यादा प्रेफर करोगे. यानी हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इट गिव्स यू एटलीस्ट वन or both of the goods in more of quantity. Okay, are we clear on that? If yes, just type a yes in the chat box so that I know you guys are on the same page. Okay. Okay, a higher indifference curve consisting of combination with more of mangoes or more of banana or more of both will represent combination that gives higher level of satisfaction. इसको highlight कर लेना, मुझे मेरा highlighter नहीं मिल रहा है अभी. There's something has happened. अगर मैं ये बंद कर दूंगी तो क्लास बंद हो जाएगी, which is why I can't do that now. So अभी के लिए इससे मैनेज करते हैं. But yeah, this is the thing, you need to highlight this part. Okay, all right, let's move on to the next one. Two indifference curve never intersect each other. Very important feature, very important feature, very 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 important feature. Why? चलो दिखाती हूँ. Why? ये है आपका पिज्जा, बर्गर. ये आपका इंडिफरेंस कर्व है. यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है. ये ए है, ठीक है, ए है और ये बी है. तो ए की सेटिस्फैक्शन जितनी मिल रही है उतनी बी से मिल रही है, क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पर है. अब सपोजिटली कोई दूसरा इंडिफरेंस कर्व है जो इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, अगर ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, तो ये दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे क्या हो रहा है? इस दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे अगर आप यहाँ पर हो, ये आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा पॉइंट. पर अगर आप यहाँ डी पर हो, तो डी लेवल आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा. पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता. डायग्राम में देखो, डायग्राम में समझ आएगा आपको. ये जो बेटर डायग्राम इन लोगों ने दिया है, इस पे देखते हैं. लेट मी सी इफ दैट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन. या सो आपका ए कॉम्बिनेशन है यहाँ इंटरसेक्शन पे, ए और बी IC1 पर है, डिफरेंस कर्व 1 पे. ये आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, पर ए और सी भी सेम इस पर है, IC2 पे सेम पे. ए और सी भी सेम दे रहे हैं, तो यानी ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए IC1 पे, एंड ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे. पर उस हिसाब से तो ए अगर बी के भी इक्वल है और ए और सी भी इक्वल है, तो बी और सी भी इक्वल होने चाहिए. पर क्या बी और सी इक्वल है? बी ऊपर है, सी नीचे. तो बी और सी तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे, बी तो ज्यादा दे रहा है सेटिस्फैक्शन. इसीलिए इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है. ओके, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है. आगे देख लेते हैं. मोमेंट. या two indifference curves intersecting each other lead to conflicting result. हो गए ना conflicting result. एक इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फैक्शन कोई भी पॉइंट तो सेम देते हैं. तो पहला इंडिफरेंस जो कर्व है उस पे ए और बी सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, पर इंडिफरेंस कर्व जो सेकंड वाला है ए उस पे भी आ रहा है, तो ए और सी भी सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. तो अगर ए और बी सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ए और सी सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो सी और बी को भी सेम सेटिस्फैक्शन देनी चाहिए. पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आ रहे हैं, राइट? तो यही वजह से आपके टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट. यही समझाया है, इसको रीड कर लो. मैंने डायग्राम और एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है. फॉर दिस इट फॉलोज द यूटिलिटी फ्रॉम पॉइंट. ओके, द सेम थिंग. Yeah, two indifference curve cannot intersect each other. That's the conclusion. तीन प्रॉपर्टी सबसे जरूरी हमने क्या पढ़ी? सबसे पहले इंडिफरेंस जो आपका कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से राइट. फिर हमेशा जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो आपको ज्यादा यूटिलिटी देता है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है. क्यों? क्योंकि आपकी प्रेफरेंसेस आर अज्यूम्ड टू बी मोनोटोनिक, right? And third and the very most important property is two indifference curve can never intersect each other, right?
So we have this three properties of indifference curve. We have read the indifference curve. Indifference का slope marginal rate of substitution होता है. Indifference curve convex होता है. And indifference curve convex होने के साथ साथ convex क्यों होता है? So आज का आपका जो task है, अब मैं जो task देने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना. आपका सबसे बड़ा task ये है, सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि indifference curve क्या है. ठीक है, और मुझे बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, मुझे एग्जाम्पल के थ्रू लैंग्वेज चाहिए कि आपके लिए कौन से दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है. तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो क्यों होता है? इंडिफरेंस कर्व की शेप कॉन्वेक्स होती है तो क्यों होती है? ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है उसका स्लोप. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? राइट इतना आंसर दे दो. एंड उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, और इंडिफरेंस कर्व की बात ही क्यों आई, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी चल रहा है. ऑर्डिनल मतलब मैं प्रेफरेंस को रैंक दे रही हूँ, तो ऑर्डर दे रही हूँ मैं, और ऑर्डर में मैं रैंक कर रही हूँ प्रेफरेंसेस. इस वजह से हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इसलिए कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व बनता है. पर क्या इंडिफरेंस कर्व काफी है? नहीं, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस तो कुछ भी हो सकती है. मेरे को तो मर्सिडीज चाहिए, मेरे को तो बंगलो चाहिए, मेरे को तो गाड़ी, मेरे को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए. पर ऐसे वो मेरा बजट अलाउ कर देता है वो लेने के लिए. तो हमें जब ऑर्डिनल यूटिलिटी देखते हैं तो एक होती है कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन क्या देगा. ऑब्वियसली हमने देखा हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा. यानी अगर आप इस वक्त वैगनार यूज कर रहे हो और आपके पास मर्सिडीज आए तो ऑब्वियसली मर्सिडीज आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी. करेक्ट. लेकिन अब बात आती है कि आपके पास वैगनार होगी या मर्सिडीज होगी, ये तो आपकी ख्वाहिश है, ख्वाहिशें तो खत्म ही नहीं होती. राइट, आपकी डिजायर्स, एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस हमने इंडिफरेंस पे डाल दी कि उसको सेटिस्फैक्शन मर्सिडीज दे रही है. लेकिन क्या मर्सिडीज अफोर्डेबल है उसके लिए? क्या उसके पैसे, क्या उसका बजट अलाउ कर रहा है उसे मर्सिडीज लेने के लिए? तो इसी वजह से कंज्यूमर की जहां हम एक जगह सेटिस्फैक्शन देखते हैं, दूसरी जगह हमें ये भी देखना होता है कि कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी क्या है, और कंज्यूमर को पैसे मतलब वो अफोर्ड कर भी पा रहा है मर्सिडीज या नहीं. क्योंकि चाहते तो हम बहुत कुछ है. हो सकता है आज आप चाहते हो बैठ के ये हो जाए ये हो जाए, पर आपका बजट अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चेक करने के लिए हम आगे का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होने वाला है बजट. ठीक है, कंज्यूमर्स बजट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ये भी पहले हम एनसीईआरटी से करेंगे ताकि हम पूरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कर लें ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में. एंड जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं इसको अपने स्टाइल से पीपीटी में डाल के लाऊंगी. ठीक है. So the agenda for the next class, which will happen probably tomorrow at 6 p.m., would be budget set and budget line. All right. So I hope that's clear and I hope it is good. Today's class was good. Do give me your feedback कि आज की class कैसी लगी, because feedback is also a part of your giveaway contest. So do write how did you find today's class. मैं topic indifference curve तक ही रख रही हूँ. उसका रीजन है मैं बजट आज नहीं करा रही हूँ क्योंकि ओवरलोड नहीं करना मुझे इन्फॉर्मेशन से. हम बजट भी करेंगे, बजट में मूवमेंट, बजट में शिफ्ट करेंगे, बजट में रोटेशन करेंगे. ठीक है, बजट पूरा बजट सेट बनाएंगे, फिर आपका कैलकुलेशन करेंगे एंड हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे. So that is for the next class, and I hope today's class was useful. So thank you so much for tuning in. And today I won't be conducting a live at 8 p.m. And do join the Telegram group for the regular updates. क्योंकि वहां मैं अपडेट करती रहती हूँ मैं कब लाइव आ रही हूँ कब नहीं आ रही, या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सारी क्लास की अपडेट वहां आती है. अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में जाओ, मैं वहां भी अपडेट कर देती हूँ. ठीक है. एंड गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स में करा चुकी हूँ, बहुत बच्चों के डाउट्स हैं. मैक्रो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, मैक्रो में पूरा एनसीईआरटी से करा चुकी, मैं मिशन सीयूईटी में क्वेश्चन करा चुकी प्रीवियस ईयर. सो हो चुका है वो. अभी वी आर फोकसिंग ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक बार माइक्रो खत्म हो फिर रिवीजन में हम दोनों दोबारा रिवाइज करेंगे. ऑल राइट. So yeah, I'll take your leave. Thank you so much, guys. I'll see you with another class. Till then, keep practicing, keep flowing in your comments. Telegram पे question पूछते रहो, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे question के answer करना. And I'll see you. Bye bye.